जब तक मैं जिंदा हूँ। शालिनी अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई। नए फ्लैट में सब सामान सेट करते करते दिन कब खत्म होता और सुबह कब होती उसे पता ही नहीं चलता। घर सेट करते करते वो इतनी थक जाती कि सोचने लगती कि इंसान घर में इतनी सारी चीज़ें जमा ही क्यों करता है। ये भी होना और वो भी होना, हर चीज़ बस होना ही होना, जबकि उसे अच्छे से पता है कि जब ऊपर वाले का बुलावा आएगा तो सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन जीते जी तो घर में हर चीज़ चाहिए ही ना। छोटी से छोटी सुई भी यदि वक्त पर पास में नहीं रही तो उसके बिना काम रुक जाता है। नए घर में कौन सा सामान कहाँ रखूँ, ये सोचते सोचते उसका सर दर्द करने लगता, क्योंकि पति महाशय और बच्चों के लिए तो ये बातें मायने ही नहीं रखती थीं। वो तो यह कहकर फ्री हो जाते थे कि अरे उसमें इतना क्या सोचना, जैसा समझ में आए वैसा रख दो सामान, इसके लिए कौन तुमको सर्टिफिकेट देने वाला है। जैसे घर सिर्फ शालिनी का अकेले का था। खैर, नए फ्लैट में आने के बाद दूसरे ही दिन जब सोकर उठने के बाद उसने बेडरूम की गैलरी का दरवाज़ा खोला तो गैलरी में ढेर सारा कचरा। अब तीसरी मंजिल की फ्लैट की गैलरी में कचरा डालने कौन आएगा। बहुत सोचने पर समझ में आया कि हो ना हो यह कचरा चौथे मंजिल के फ्लैट वालों ने ही अपनी खिड़की से फेंका होगा। पहले ही काम की थकान और ऊपर से यह कचरा, सुबह सुबह ही उसका मूड खराब हो गया। खैर, जैसे ही वक्त मिलेगा ऊपर जाकर उनसे मिलकर बात करूंगी, ऐसा सोचकर शालिनी काम में लग गई। दोपहर को काम खत्म कर जब शालिनी सो रही थी तो अचानक डोरबेल बजी। अब इतनी धूप में कौन आया, ऐसा बड़बड़ाते ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं, आजू बाजू में भी कोई नहीं। नए आए लोगों से कौन ऐसी शरारत कर सकता है। सोचते सोचते वो चुपचाप अंदर चली गई। शाम को सब्जी लेके वापस आते वक्त वो लिफ्ट के पास गई तो पता चला कि चौथे मंजिल पर किसी ने लिफ्ट का दरवाज़ा बराबर बंद नहीं किया है, इसलिए लिफ्ट काम नहीं कर रही। थकान के बावजूद मजबूरी बस हाथ में सब्जियों का थैला लेकर उसे सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ा। तीसरे दिन सोकर उठने के बाद गैलरी का दरवाज़ा खोला तो बिना बरसात गैलरी में पानी भरा था। मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसे लोग हैं चौथे मंजिल पर जो शरारत पर शरारत करते रहते हैं। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं, फिर वो लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं। दोपहर को बाजू वाले फ्लैट वाली रोशनी आई तो शालिनी ने उससे इस बारे में बात की। तब उसने बताया कि चौथे मंजिल पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। जो बुजुर्ग अंकल हैं वो कभी कभी इस तरह की हरकतें करते हैं। इतने में बच्चे स्कूल से आ गए और बात अधूरी रह गई। अगले दिन सुबह जब शालिनी मॉर्निंग वॉक के लिए सोसाइटी के बगीचे में गई तो उसे चौथी मंजिल वाली बुजुर्ग आंटी टहलते हुए मिल गईं। उन्हें देखते ही शालिनी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनसे कहने लगी, आंटी, तंग आ गई हूँ मैं आपके पति से, समझा दीजिए उन्हें, नहीं तो मैं सोसाइटी ऑफिस में जाकर लिखित शिकायत कर दूंगी। बुजुर्ग आंटी ने बिल्कुल शांत भाव से जवाब दिया, बेटा, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दो उन्हें। वह छोटे बच्चे जैसे ही हैं, इसीलिए बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत अच्छी न होने से मैं उनकी ओर ख्याल नहीं दे पा रही थी, इसलिए उन्होंने तुमको परेशान कर दिया। आगे से ऐसा नहीं होगा। बुजुर्ग आंटी ने इतने शांति से ये बात कही कि शालिनी का गुस्सा रफू चक्कर हो गया। उसने पूछा, बच्चे जैसे मतलब मेंटल डिस्टर्ब? उन्होंने कहा, हाँ आंटी, क्या आपको बच्चे नहीं हैं? मुझे एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई है। बेटा बहू दोनों सरकारी नौकरी में बड़े पद पर हैं। बच्चों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने वाले उनके पापा अब उनके लिए एक पागल पुरुष भर हैं, इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि मैं उन्हें पागल खाने, लेकिन मैंने उनको साफ कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उनको पागल खाने नहीं जाने दूंगी, चाहे उनके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ़ें उठानी पड़ें। इस बात को लेकर घर में रोज़ रोज़ कलह होने लगी। मेरे ना मानने पर बेटा और बहू ने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया। इनकी पेंशन मिलती है, जिससे हम 2 लोगों का जैसे तैसे गुजारा हो जाता है।
बाप रे आंटी, इस उम्र में जब आपसे खुद से ज़्यादा काम नहीं होता तब भी आपको अंकल की इतनी परवाह है। ज़रूर अंकल आपसे बहुत प्यार करते होंगे, है ना? वो मुझसे कितना प्यार करते थे ये तो मैं नहीं जानती। मतलब ऐसा है बेटा कि प्यार की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। उनके दृष्टिकोण से पत्नी को ज़रूरत की सभी भौतिक सुख सुविधाएं मुहैया करवाना ही प्यार है। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा पत्नी को कुछ और भी चाहिए ये उन्हें पता ही नहीं था। हमारी शादी को 55 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में एक बार भी उन्होंने मेरी ओर उस प्यार भरी निगाहों से नहीं देखा जिस निगाहों से इंसान शर्माकर अपने आप में समाता जाता है, जिस निगाहों को सिर्फ याद कर कर भी इंसान मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर भी आप अंकल के लिए इतना कर रही हैं? नहीं, मैं अंकल के लिए नहीं, अपने खुद के लिए कर रही हूँ। बेटा, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि वो हमें प्यार करे, लेकिन हमें प्यार करने से कौन रोक सकता है? मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। इसलिए मैं ये सब मेरे प्यार के लिए कर रही हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं मेरे प्यार को पागल खाने नहीं जाने दूँगी। इस उम्र में अकेले घर बाहर के काम करना और अंकल को भी संभालना, ये सब आप कैसे करती हैं? जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। प्यार के अलावा उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं ही नसीब में प्यार लिखवा के नहीं लाई थी, तो उसमें उनका क्या कसूर? एक दुर्घटना से उनके दिमाग पर बहुत असर होने से वो ऐसे हो गए हैं, तो मैं अपने कर्तव्यों से पीछे कैसे हटूं? मैं अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रही हूं। उनका इलाज चालू है। मुझे पूरा विश्वास है कि दवाइयाँ और मेरे प्यार से एक ना एक दिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मुझे मेरे प्यार पर पूरा पूरा विश्वास है। इतना कहकर वो चली गईं। आंटी अपने दाम्पत्य जीवन को संभालते हुए अंकल की बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थीं। दिन भर अंकल बच्चे जैसी शरारतें करते आंटी के नाक में दम करते थे। फिर भी आंटी चुपचाप उनके द्वारा बिगाड़े गए कामों को सुधारने में लगी रहती। अब पूरी बिल्डिंग में उनके बारे में सभी को पता होने से कोई भी नाराज़ नहीं होता था। साल 2 साल में उनकी बेटी ज़रूर मिलने आ जाती थी, लेकिन बेटा और बहू तो एक बार भी नहीं आए। 5-7 साल बाद सचमुच आंटी के प्यार और समर्पण से अंकल कुछ हद तक ठीक हो गए, लेकिन अब आंटी की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। आंटी के शरीर ने जवाब दे दिया और आंटी को अपने प्यार को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। कल ही आंटी के 12वें की रस्म पूरी हुई। मैं गैलरी में खड़ी थी तो देखा कि पागलखाने की गाड़ी आई हुई है और वो लोग अंकल को ले जा रहे हैं। सचमुच आंटी ने अपने जीते जी अपने प्यार को पागलखाने जाने नहीं दिया। आखिर कैसा होता है पति पत्नी का रिश्ता? एक दूसरे के लिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच और एक दूसरे के बिना कितने असहाय। शालिनी सोचने लगी कि काश कोई दूसरा रिश्ता भी ऐसा होता जो कहता कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।